नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति की। यहाँ की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में एक भूचाल सा आ गया था। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो भूकंप आते रहते हैं, छोटे मोटे भूकंप, प्राकृतिक भूकंप, लेकिन ये भूकंप जो था ये राजनीतिक भूकंप था। इसने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की जड़ें हिला दी थी। हुआ ये कि लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हिमाचल की राजनीति ने एक नई करवट ली और अभी कुछ दिनों पहले वहाँ राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूरी बहुमत थी। 40 विधायकों के साथ कांग्रेस की बहुमत है सरकार में। 3 विधायक जो निर्दलीय हैं वे भी पार्टी के साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता जो दिल्ली के प्रसिद्ध वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी, वो बहुत सारे मुकदमे लड़ते रहे हैं पार्टियों के और विपक्षी पार्टियों के भी और कांग्रेस के भी। वो वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जीत की पूरी गारंटी थी 40 विधायकों के साथ। लेकिन हुआ क्या, भूचाल आया, उल्टा दांव पड़ गया पार्टी का। कांग्रेस के 6 विधायक बागी निकल गए और बागी ऐसे क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले तक रात को डिनर में पार्टिसिपेट किया था और सिंघवी को पूरी सपोर्ट का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी चुनाव जिस दिन हुआ उस दिन 6 विधायक बागी निकल गए। इनका नेतृत्व कर रहे थे सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा। 6 विधायक जो बागी निकल गए, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी को सिर्फ 33 वोट्स मिले, 33 वोट मिले। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे हर्ष महाजन भी ये वही हैं जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा ने उनको टिकट इसलिए दिया था कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकते थे और इनके संबंध अपने कांग्रेस के पार्टी के पुराने उम्मीदवारों से भी थे। हर्ष महाजन को पार्टी बीजेपी का उतारने का दांव सफल हुआ। दोनों को 33-33 वोट मिले। अब जो मुख्य अधिकारी हैं विधानसभा के, उन्होंने इसमें हर्ष महाजन को विजयी करार दिया। जो रूल्स हैं राज्यसभा में ऐसी स्थिति में जब टाई अप होता है, तो इस राजनीति के बाद, इस हार के बाद कांग्रेस में एक तरह से आंतरिक भूचाल आ गया। लोग सुक्खू सरकार को हटाने की बात करने लगे और ऐसा लगा कि सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस ने, विधानसभा अध्यक्ष ने खास करके एक बहुत ही त्वरित कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई के में क्या हुआ कि जो 6 बागी विधायक हैं, इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई और कांग्रेस से ये निष्कासित हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर लागू हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने के बाद ये अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, राज्य से बाहर जाना पड़ा इन्हें और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जहां से ये क्षेत्रों से चुने गए थे, वहां की जनता में भी ये जाने में हिचक रहे थे। इन 6 विधायकों के पार्टी से निष्कासन के बाद जो त्वरित फैसला हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा चुनावों के साथ ही जो 1 जून को हिमाचल में है, हिमाचल में 6 विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। वहाँ से ये सारे के सारे 6 बागी जो कांग्रेस के विधायक थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार की तलाश जारी है। अब ऐसा लगता है कि ये बड़ा सुक्खू सरकार के लिए ये बड़ा ही संकट की घड़ी होने वाली है और ये एक रोचक राजनीतिक परिदृश्य सामने आने वाला है। 6 विधायकों के निलंबन के बाद अब क्या हुआ है कि जो अब हम थोड़ा सा अंक गणित समझें हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। इस अंक गणित में ये है कि 69 मेंबर की जो असेंबली है, उसमें आज की तारीख में 6 विधायक के निलंबन के बाद ये संख्या हो गई है 63 टोटल संख्या है। इसमें 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन को सपोर्ट किया था और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्पीकर ने नामंजूर कर दिया है और अभी तक नहीं माना है
और ये राजनीतिक दांवपेच अभी तक जारी है। तो 34 विधायक कांग्रेस के हैं, उपचुनाव हो रहे हैं 6 पे। अब हम 6 विधानसभा के उपचुनाव की स्थिति देखते हैं। इन 6 जितने भी विधानसभा उपचुनाव हैं, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के रिबेल्स को टिकट दिया था, तो भाजपा का एक खेमा जो वहां से पहले उम्मीदवार थे या उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रखा है, सारे विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं। 3 जगह से, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो भाजपा के जो विद्रोही कैंडिडेट हैं, रिबेल्स हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और ये मजबूत दावेदार हैं। ये निश्चित रूप से ये भाजपा के वोट बैंक में सेंध करेंगे। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें भी इसमें से कुछ विधायक, जो 6 विधायक हैं, ये तो बमुश्किल से अपना मुकाबला जीत पाए थे। जैसे कि सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, वो 350 के आसपास की मार्जिन से चुनाव जीत पाए थे और उन्होंने 1.5 साल के अंदर अपनी पार्टी बदल ली, कांग्रेस से वो भाजपा में चले गए और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के ऊपर एक चुनाव का अलग से बोझ डाला। अब ऐसे में जनता उनका कितना समर्थन करेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो जमीनी रिपोर्टें आ रही हैं, कि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी वहाँ पे इस एक्ट के बाद, इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद काफ़ी गिर गई है। और ये राजेंद्र राणा एक यही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में हराया था। प्रेम कुमार धूमल को इन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में हराया था और धूमल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी थी, धूमल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे। उन्होंने ऑफिशियली प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें डिक्लेयर किया था। उसके बाद भी धूमल राजेंद्र राणा से चुनाव हारने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब राजेंद्र राणा धूमल से जा करके उनसे सपोर्ट की गुहार लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, 4 बार के सांसद हैं हमीरपुर से, और प्रेम कुमार धूमल ये राजेंद्र राणा को पसंद नहीं करते, क्योंकि राजेंद्र राणा एक तरह से राजनीतिक यात्री हैं। कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इंडिपेंडेंट, ये कभी बीजेपी में हुआ करते थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी इंडिपेंडेंट थे। तो इन पे कोई भी दल जल्दी भरोसा नहीं करता। भाजपा ने अपना भरोसा इनके ऊपर जताया है। अब ये देखना है कि ये उस भरोसे में कितने खरे उतरते हैं और अपना चुनाव जीत पाते हैं, और अपने बाकी जो 6 साथी हैं जो विद्रोही थे कांग्रेस के, उनको भी कैसी मदद कर पाते हैं। इस बार स्थिति थोड़ी दिक्कत में लग रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक जो हैं, वहाँ के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि 6 सीटों में से अगर बहुत हुआ तो भाजपा 2 से ज़्यादा निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि रिबेल फैक्टर हो चुके हैं, अनपॉपुलैरिटी भी हो गई है। और दूसरा, उपचुनावों में ऐसा होता है कि नॉर्मली जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी को एक मोमेंटम रहता है, उन्हें मदद मिलती है। तो अगर कांग्रेस इसमें से 2 सीट भी जीत जाती है, 2 सीट जीतने के बाद भी वो एक मजबूत स्थिति में रहेगी और सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, 3 विधायक जो निर्दलीय विधायक है, जिनकी सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन स्पीकर मानने को तैयार नहीं है। वो स्पीकर के सामने, उन्होंने हाईकोर्ट में भी पिटीशन डाल रखा है कि स्पीकर हमारे जो इस्तीफा है, इस्तीफे के ऊपर जल्दी से फैसला ले, लेकिन स्पीकर अभी फैसला ले नहीं रहे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उपचुनावों का। कांग्रेस नेतृत्व भी उन्होंने ऐसे ही सलाह दी होगी। इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर सुखू सरकार बच जाती है राज्य में और जो विधानसभा की 6 उपचुनावों के बाद उसमें से अधिकतर में सीटें ले आती है, तो ये जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, ये वापस फिर से कांग्रेस को सपोर्ट करने लगेंगे। शायद ये मंशा है कांग्रेस की। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी एक अच्छा मोड़ देखने को मिल सकता है, इंटरेस्टिंग। और लोकसभा के चुनावों के साथ 4 सीटों हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ लोकसभा होगा, 6 सीटों पे उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सारे देश की नज़रें हिमाचल प्रदेश की 6 उपचुनावों पे, विधानसभा के उपचुनावों पे रहेंगी। और ये देखना होगा कि ये किस डायरेक्शन में, किस पॉलिटिकल डायरेक्शन में राज्य को ले जाता है। धन्यवाद।